और चलिए आपको सीधे लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर सदैव अटल कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। और अटल जी ने उनसे प्रश्न किया कि भाई आप तो ग्वालियर के हैं, ग्वालियर में मेरा भी जन्म हुआ है, लेकिन अब मैं ग्वालियर का नहीं, मैं अब लखनऊ का हूं। अटल जी ने यानी बेलार हाजिर जवाबी, कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। और हंसते हंसते अपनी बातों को कैसे व्यापक प्रभाव छोड़ने वाला बनाना है, यह कला अटल जी में है। अटल जी ने वास्तव में अपने जीवन की शुरुआत जिन मूल्यों से प्रारंभ की थी, जिस पृष्ठभूमि से की थी, आजीवन उन्होंने इसका निर्वहन किया। कोई राजनेता सार्वजनिक जीवन के 6 दशक तक जनता जनार्दन की सेवा में, शासन, एक सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करे और कहीं भी कोई धब्बा न लगे। ये अपने आप में भारत की ही नहीं, दुनिया की राजनीति का एक ऐसा उदाहरण, एक ऐसा आदर्श है जो सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए प्रेरणादायी होना चाहिए। और यही तो कार्य सदैव अटल जी ने किया। एक तरफ निष्कलंक जीवन, राजनीति के बारे में उनका कहना था, बहुत स्पष्टता के साथ कहना था। उन्होंने हमेशा इस बात को कहा, उन्होंने इस बात पर हमेशा ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, राजनीति मूल्यों और सिद्धांतों की होती है। मूल्य और सिद्धांतों के बगैर, मूल्य विहीन राजनीति, सिद्धांत विहीन राजनीति, ये मौत का फंदा है। और यही मौत का फंदा है जो आज देश के अंदर कथित सेकुलरिस्ट का वास्तविक चेहरा हमें समय समय पर देखने को मिलता है। बहनों और भाइयों, भारतीय राजनीति के अजात शत्रु के रूप में अटल जी की जो पारी थी, एक सर्वमान्य नेता के रूप में हर एक दल का व्यक्ति उन्हें सम्मान देता था। और केवल सत्ता पक्ष ही नहीं, देश के अंदर जो आज सदैव भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस बात को कहते हैं, दल से बड़ा देश, हम देश के लिए समर्पित होकर के काम करेंगे, वह दर्शन भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर देखने को मिलता है। यही कारण है जब भी 1971 का भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय अटल जी ने उस समय की कांग्रेस की सरकार को देश के हित में कहा था कि आपको जहां पर भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, भारतीय जनसंघ आपको समर्थन करेगा देश की सुरक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए। 1975 में जब देश ने, उसी कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया था और उस समय भारतीय जनसंघ के सभी बड़े नेता जेल के अंदर बंद कर दिए गए थे, अटल जी ने लोकतंत्र के गला घोंटने के, कांग्रेस के कुत्सित मंशा के खिलाफ प्रखरता के साथ आवाज उठाई और लोकतंत्र को बचाने के लिए आवश्यकता पड़ी तो भारतीय जनसंघ का विसर्जन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के कांग्रेस के खिलाफ एक मोर्चाबंदी की। फिर उन्हें लगा कि मूल्यों और आदर्शों के साथ खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास जनता पार्टी के माध्यम से हो रहा है, तो उन्होंने फिर से अंगड़ाई ली और भारतीय जनता पार्टी बनाकर कहा था कि मूल्य और सिद्धांतों की राजनीति होती, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। और आपको याद होगा जब नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय भारत की वैदेशिक नीति के बारे में भारत का प्रभावी पक्ष
वैश्विक मंच पर रखने के लिए नेता प्रतिपक्ष के रूप में किसी का चयन हुआ था तो सरदेव अटल जी का ही चयन हुआ था। अटल जी राजनीति के अजात शत्रु के रूप में इस रूप में मानते हैं। उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। चुनाव के परिणाम जो भी रहे हो, हारे हो जीते हो, एक लंबे समय तक उन्होंने लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया और लोकसभा में सर्वाधिक तो लखनऊ से ही प्रतिनिधित्व किया। 5 बार लोकसभा के सांसद के रूप में लखनऊ की जनता जनार्दन ने अटल जी को भेजा। बलरामपुर से थे, नई दिल्ली से थे, ग्वालियर से थे, अलग अलग जगहों से उन्होंने देश की संसद में प्रतिनिधित्व किया। राज्यसभा में भी 2 बार थे। एक लंबे समय तक उन्होंने देश की संसद में रहकर के देश की जनता जनार्दन की अमूल्य सेवाएं की, लेकिन अपने मूल्य और आदर्शों से कभी विचलित नहीं हुए। कठोर से कठोर बात को भी कितनी शालीनता के साथ कहना है, यह उनको उनके वक्तव्यों के माध्यम से हम सब देख सकते हैं। और उनकी कविता भी देश और समाज के लिए उसी प्रकार की शाश्वत कविताएं बन गई। इस रूप में वे कहते थे। आज भी आप देखते होंगे जब उनकी कविताएं, जब वो कविता सरदेव अटल जी की कविताओं का यहां पर फाउंडेशन की ओर से पाठक जी ने यहां पर उसके कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाए, उनका गायन और किस भाव के साथ गा रहे हैं, ऐसे लगता है एक जीवंतता उसमें लगती है, एक शाश्वतता उसमें नजर आती है। बहनों और भाइयों, भारत के बारे में अटल जी का जो वक्तव्य है, और मैं कहता हूं कि हर भारतवासी को पढ़ना चाहिए। मैं आज देख रहा था, उन्होंने कहा था भारत एक जीता जागता राष्ट्रपुरुष है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्रपुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल 2 विशाल कंधे हैं, विंध्याचल कटी है, नर्मदा गर्धनी है, पूर्वी और पश्चिमी घाट 2 विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पगारता है, पास के काले काले मेघ इसके कुंतल केस हैं, चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, अर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकड़ कंकड़ संकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। कौन राजनेता बोल सकता है इस प्रकार के शब्दों को। और इसीलिए आज जब सरदेव अटल जी की छठी पुण्यतिथि के अवसर पर हम यहां एकत्र हैं, उन्होंने कहा था आदमी को चाहिए कि वह जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गड़े, एक पांव धरती पर रखकर ही पावन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। यही सरदेव अटल जी का संदेश है हम सबके लिए। और मुझे लगता है सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले हर व्यक्ति के लिए एक बड़ा आदर्श अटल जी ने छोड़ा है। अगर हम तनिक भी उससे प्रेरणा प्राप्त कर ले तो बहनों और भाइयों, भारत का लोकतंत्र भी सुरक्षित होगा। भारत की एकता और अखंडता को भी कोई चुनौती देने की मुद्रा में नहीं खड़ा होगा। भारत एक होगा, भारत श्रेष्ठ होगा और प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप 2047 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में भी उभर कर दिखाएगा। आज के अवसर पर मैं सरदेव अटल जी की छठी पुण्यतिथि के अवसर पर
उनकी स्मृतियों को सादर नमन करता हूं। फाउंडेशन को इस कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आज यहां पर ओजपूर्ण वाणी के माध्यम से अपनी कविताओं को एकल काव्य पाठ के माध्यम से आप सबको जोड़ने के लिए यहां पर आए हैं श्री हरिओम पवार जी, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। जीवन का एक लंबा समय, मुझे लगता है कि उनको भी कविताएं सुनाते सुनाते लगभग 6 दशक तो हो ही गए और 6 दशक के अपने लंबे कालखंड में वे भी लगातार अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने ओजपूर्ण कविताओं के माध्यम से न केवल लोगों का मनोरंजन करते हैं बल्कि राष्ट्रीयता का भाव भी पैदा करते हैं। इस अवसर पर उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। इधर दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर आरएलडी से जयंत चौधरी और निषाद पार्टी से प्रवीण निषाद और अपना दल एस से अनुप्रिया पटेल बैठक में शामिल हुई। एनडीए दलों के बाकी नेता भी बैठक में शामिल हुए थे। गठबंधन दलों के बीच कोऑर्डिनेशन को लेकर इस मीटिंग में चर्चा की गई। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 फेज में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर सिंगल फेज में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। दोनों राज्यों के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। सीसी राजीव कुमार बोले, महाराष्ट्र में त्योहार की वजह से चुनाव बाद में होंगे। हरियाणा सरकार का कार्यकाल 3 नवंबर, महाराष्ट्र का 26 नवंबर और झारखंड का 5 जनवरी को खत्म हो रहा है। Now we present the shorter electioneering period and in the best possible and conducive environment. Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase. Nominations till 27th, the scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. मुरादाबाद में एक सिपाही ने पत्नी के साथ दरिंदगी की इंतहा को पार कर दिया। आरोप के मुताबिक सिपाही विकास सिंह ने पत्नी को कमरे में बंद कर काफी बेरहमी से पीटा, गर्म चीज से उसके शरीर को जलाया। सिपाही पर प्राइवेट पार्ट में गर्म सरिया डालने और पैरों के नाखून उखाड़ने का आरोप है। परिजनों ने पीड़ित महिला को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी सिपाही विकास उन्नाव में पोस्टेड है। पुलिस ने आरोपी सिपाही और उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी सिपाही अब तक फरार है। थाना बागबड़ा क्षेत्र की वारदात है। जो ये विकास पति है, उसने उनकी बेटी के साथ काफ़ी मारपीट की है और उनको गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर तत्काल हम लोगों ने उसमें अभियोग पंजीकृत किया और उसके बाद 3 व्यक्तियों के खिलाफ इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार करके अभी जेल भेज दिया है। जो उसका पति है विकास, ये एब्सकॉन्डिंग है, उसके लिए भी टीम लगा दी गई है और इसमें हम लोग बहुत जल्दी उसे भी गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। सर, ये जो विकास है ये किस पोस्ट पर तैनात है और इनके फादर क्या करते हैं? देखिए, जो विकास है जो इसमें आरोपी है, ये यूपी पुलिस में कांस्टेबल है 2019 बैच का और जनपद उन्नाव में तैनात है। पूरे देश में कल डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान किया। एमए के आह्वान पर डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान किया है। कल पूरे देश में बंद रहेंगी मेडिकल सेवाएं। अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को ही चालू रखा जाएगा। अस्पताल में तोड़फोड़ पर आईएमए की तरफ से चिंता जताई गई और कल हड़ताल का ऐलान किया गया है।
इधर लखनऊ में भी डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। 4 संस्थानों के रेजिडेंट डॉक्टर बताया जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। केजीएमयू, एसजीपीजीआई, लोहिया संस्थान के अलावा कैंसर संस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर मौजूद हैं। डॉक्टर कोलकाता की घटना का विरोध जताने के साथ ही अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता की घटना के बाद से ही देश भर में आक्रोश का माहौल है। हम इस वक्त लखनऊ के 1090 चौराहे पर हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो डॉक्टर्स हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। इनकी जुबान पर एक ही चीज है, वी वांट जस्टिस, और जो भी कल्प्रिट है उसको फांसी दी जाए। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं ये कई सारी संस्थाओं के डॉक्टर्स हैं। केजीएमयू हो गया, लोहिया संस्थान हो गया, एसजीपीजीआई और कैंसर इंस्टीट्यूट, इन सभी संस्थानों के डॉक्टर्स यहाँ 1090 चौराहे पर आज जमा हुए हैं और इनके जुबान पर एक ही नारा है, वी वांट जस्टिस, यानी कि जो घटना हुई है उसमें इन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले और जो डॉक्टर्स की सिक्योरिटी है वो इंश्योर हो। प्रयागराज में भी डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। मोतीलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज के जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी है। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का बहिष्कार किया गया है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। आज शाम को प्रदर्शनकारी कैंडल मार्च भी निकालेंगे। प्रोटेस्ट हमारा एकदम पीसफुली है। नाराजगी बस इसी बात की है कि जो हमारे साथ हुआ, 3000-4000 की मौत आके वहाँ पे तोड़फोड़ कर रही है। हमने तो अगर किसी का नुकसान पहुँचाया नहीं, तो हमारा नुकसान क्यों पहुँचाया जा रहा है। जो भी हमारे साथी के साथ हुआ है वो बहुत निंदनीय है, वैसा नहीं होना चाहिए। बस हम इतना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, जो भी कल्प्रिट है उसको सामने लाया जाए, सरकार हमारा साथ दे, जो कुछ भी हो सकता है जल्दी से जल्द हो। ये स्ट्राइक बस उसी के लिए। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट का आदेश, कोर्ट ने मेरिट लिस्ट फिर से बनाने का आदेश दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी बड़ी खबर आई है। शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट का आदेश आया है। कोर्ट ने मेरिट लिस्ट फिर से बनाने का आदेश दिया है।